A very warm welcome friends to your own channel ETV Today I am going to discuss about nervous system. चलिए नर्वस सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में दो सिस्टम ऐसे हैं, दो एजेंसी इसके जिसका मुख्य काम होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। इसका काम क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं आपके सामने क्या है, 10 गो रसगुल्ला रख दिया, 10 आदमी बैठा है, तो 10 को पता है ना जी, जानवर थोड़ा ना आदमी है, हमको पता है कि एक तो सबके लिए है, ऐसा तो नहीं है एक आदमी के लिए 10। वो जो थिंक करने का शक्ति है, टू थिंक आउट, टू रीजन आउट कि क्या सही में कितना किसके लिए है, वो होता है नर्वस सिस्टम का काम। नर्वस सिस्टम का काम होता है सब चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। आपको कोई टच का फीलिंग होना, हंगर भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ये सारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, उसको टाइम के अकॉर्डिंग काम करवाना, वो होता है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का काम। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए नर्वस सिस्टम और जो मुख्य काम होता है, देखिए हर एक सिस्टम का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। हर एक सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसको बोलते हैं? यूनिट उस चीज को बोलते हैं जो सारा काम करने के लिए कारीगर हो। यानी कि इस नर्वस सिस्टम का जो मुख्य काम होगा, मेन फंक्शन होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिस किसी भी प्रकार का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में वो सक्षम है, उसी को बोलते हैं यूनिट। तो इसके लिए यूनिट कौन है? तो सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के लिए दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेबल सेल्स, एक होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल। दो तरह के सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में सर। एक होते हैं एक्साइटेबल सेल, एक होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल ऐसे सेल जो कि एक्साइट होते हैं। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं टिपिकल सेल दैट इज न्यूरॉन की। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज न्यूरॉन, बट ये जो नर्वस सिस्टम है सिर्फ न्यूरॉन का नहीं बना हुआ है सर, सिर्फ न्यूरॉन का नहीं बना हुआ है। आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन, तो क्या ब्रेन सिर्फ न्यूरॉन का बना हुआ है? नहीं, देयर इज सम न्यूरोग्लियल सेल इज प्रेजेंट, इसीलिए तो ब्रेन कैंसर होता है। अगर न्यूरॉन रहता सिर्फ तो कैंसर का कोई वहां पर, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर डिवीजन होता नहीं है, सेल डिवीजन नहीं होता है, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है सर? ब्रेन ट्यूमर राम जो आप लोग जानते हो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर न्यूरोग्लियल सेल भी प्रेजेंट है। यानी कि न्यूरॉन सेल के मतलब कि छोड़ के भी बात करें तो वह सेल्स कुछ होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। यानी कि नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन नहीं होता बल्कि कुछ और भी सेल्स होते हैं। यानी कि एक्साइटेबल सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं, नेक्स्ट एक्साइटेबल सेल के अंदर आता है न्यूरोग्लियल सेल्स। समझ में आया बात? हाँ, अब बात बोलिएगा कि न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या होता है। समझ में आता है एक्साइटेबल न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? ट्रांसमिशन करना, जनरेशन, जो इंपल्स होता है उसको ट्रांसमिट करना, यानी मैसेज पढ़ाना। अभी टच किया कोई तो हमको ब्रेन तक मैसेज पढ़ाना, उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स करना है वो न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब बात करें सर न्यूरो एक्साइटेबल सेल्स का क्या काम होता है, क्या काम है इसका सर? देखिए 50% से ज्यादा हम बता देते हैं आपको न्यूरोग्लियल सेल से ही नर्वस सिस्टम बड़ा है, मोर देन 50% सर। व्हाई सर? समझ में आता है, बताते हैं आपको। आप देखोगे कि जो ब्रेन है, एक्चुअली ये जो ब्रेन है आपका 5 से 4 किलो का होता है, लेकिन क्या ये आपको फील होता है? नहीं, ये आपको फील होता है 0.8 केजी और 0.9 केजी और बेसिस 1 केजी का। तो कहां गया सादा वजन, कहां चला गया? क्योंकि ये जो ब्रेन है सर, ब्रेन का जो ब्रेन तो टोटल खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भरा गया है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपने सुना होगा। तो वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कौन बनाता है? आपको पता है, स्पाइनल कॉर्ड के भी अंदर होता है, ब्रेन के अंदर भी होता है। ब्रेन के जितने वेंट्रिकल्स वाले एरिया होते हैं सब में स्पाइनल होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो कहां से आता है? ये जो है नॉन एक्साइटेबल सेल्स के भी टाइप होते हैं। एपेंडिमल सेल होता है, एस्ट्रोसाइट होता है, मैक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, इसमें एक स्वान सेल होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं। तो इसमें से जो एपेंडिमल सेल्स होते हैं वो CSF को बनाते हैं, क्या? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बनाते हैं, जिसका मुख्य काम होता है। तो हम बताएं तो नॉन एक्साइटेबल सेल का कहां काम पड़ेगा, तो यहां काम पड़ रहा है। दूसरा बात करें तो देखिए ब्लड में, ब्लड जो है और ब्लड और ब्रेन के बीच में, अगर ब्लड में इंफेक्शन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही अगर ब्लड इंफेक्शन ब्रेन में पहुंच जाए तो ब्रेन इंफेक्शन छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। चलिए शरीर में स्टमक इंफेक्शन तो बहुत नॉर्मल सी बात है, एकदम आराम से। आप ही लोग तो गंदा कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो आराम स्टमक तक पहुंचना ठीक है, ब्लड तक भी पहुंचना ठीक है। अगर इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो ब्रेन तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचे, यानी ब्लड के थ्रू क्या जाएगा? न्यूट्रिएंट्स जाएगा, तो ब्लड ही कैरी करेगा ना सब चीज। तो ब्लड वेसल्स यानी ब्लड और बिटवीन ब्रेन जो बैरियर का काम करता है वो होता है एस्ट्रोसाइट। तो यही इस तरह के जो न्यूरोग्लियल सेल्स नॉन एक्साइटेबल सेल्स का काम आता है। तो मुख्य काम मोर देन इसलिए बना है क्योंकि ये डिफेंस का काम करता है, ऐसा समझ लिए। ये मोर देन जो वर्क होता है न्यूरो एक्साइटेबल सेल का, वो डिफेंस का होता है। अब बात करते हैं एक्साइटेबल सेल न्यूरॉन्स की। इसके 3 पार्ट होते हैं, एगो डेंड्राइट्स होता है, एगो सेल बॉडी होता है, एक एक्सॉन होता है। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। कैरियोन यानी न्यूक्लियस के चारों ओर वाला एरिया को पेरिकैरियोन बोलते हैं।
तो इसका जो है स्ट्रक्चर आपको एकदम बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अगर ये आप मिस करेंगे तो आपका नंबर मिस हो सकता है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर है, एकदम आसान सा स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं। ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसको सेल बॉडी बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो यहां से दिख रहा है इसको एक्सॉन बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये साइड वाला जो एरिया वो दिख रहा है, ये डेंड्राइट्स। तीन इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं किसके न्यूरॉन्स के। किसके? न्यूरॉन्स के। अब देखिए इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस के अगल बगल ये जो ग्रेन्यूल्स बनाया मैंने, डॉट 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 टाइप का ग्रेन्यूल्स मतलब निसल्स। एक्चुअली में जो है ना, पहले इसका नाम था निसल्स ग्रेन्यूल्स, इसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। डॉट डॉट टाइप का दिख रहा है ना, ये ग्रेन्यूल्स है एक्चुअली। ये देखिए सेल के अंदर यानी न्यूक्लियस वाले एरिया में प्रेजेंट है और डेंड्राइट्स वाले एरिया में प्रेजेंट है, यानी कि सेल बॉडी में प्रेजेंट है और डेंड्राइट्स वाला एरिया में प्रेजेंट है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है राइबोसोम प्लस ईआर, यानी कि ये जो ग्रेन्यूल्स है ये राइबोसोम है प्लस ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आर हो गया यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि कोई भी चीज के लिए यहाँ पर क्या जरूरत होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग राइबोसोम प्लस ईआर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लाइन टाइप का बनाया है इसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसलिए न्यूरो वर्ड आ रहा है। न्यूरोफाइब्रिल का काम क्या होता है? इसको सपोर्ट प्रदान करना, न्यूरॉन को सपोर्ट प्रदान करना, न्यूरॉन का स्केलेटन के रूप में काम करना। न्यूरॉन का स्केलेटन कौन है? न्यूरोफाइब्रिल है। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया? सेल बॉडी के पार्ट। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? ये न्यूक्लियस है, ये जो डॉट डॉट टाइप का ग्रेन्यूल्स दिख रहा है इसको बोलते हैं राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स मतलब साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका नाम है निसल्स ग्रेन्यूल्स। इसके चारों डॉट 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 आपको दिख रहा होगा, या मतलब कि ऐसे मतलब लाइन टाइप का आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल का मुख्य काम होता है स्केलेटन रूप देना। किसको? न्यूरॉन को स्केलेटन रूप का प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट है एक्सॉन का, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखिए ये पूरा एक्सॉन है, ठीक है। ये पूरा ये जो डंटी दिख रहा है, बीच वाला जो नली दिख रहा है, कैनाल दिख रहा है, इसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है जहां पर से आपको दिख रहा है कि यहां पर सेल बॉडी खत्म हो रहा है, एक्सॉन शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिल्लॉक। दिस इज एक्चुअली एक्सॉन हिल्लॉक, लेकिन दिस इज ए पार्ट ऑफ साइटोन। ये पार्ट साइटोन का नाम एक्सॉन हिल्लॉक है। हिल्लॉक मतलब क्या होता है? जहां से पहाड़ की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं हिल्लॉक, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्सॉन हिल्लॉक इसको नाम है। अब देखिए मुख्यतः से इसमें जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन का प्लाज्म है। एक्सॉन का प्लाज्म यानी इसको, इसका नाम है एक्सॉन प्लाज्म, यहाँ लिखा हुआ है, इसको पूरा डिटेलिंग करेंगे, आपको समझ में आएगा। इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा उसको एक्सॉन का साइटोप्लाज्म यानी एक्सॉन प्लाज्म बोल सकते हैं। ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सॉन प्लाज्म बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एकदम आसान है, कुछ नहीं समझना है इसमें। अब देखिए ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ये जो पूरा है, ये जो दिख रहा है ये स्वान सेल है। कैसा सेल है? स्वान सेल है। देखिए अगर आप बात करेंगे ना तो अकॉर्डिंग टू स्वान सेल ही डिसाइड करता है। स्वान सेल्स के डिसीजन पे ही माइलन शीथ होता है। ये क्या हायर स्टडी आप क्लास 11th में पढ़ोगे इसको बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? ये स्वान सेल है। तो स्वान सेल है ये वाला पूरा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये स्वान है। ये जो ब्लैक कलर का डॉट में ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं माइलन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलन शीथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वान सेल। अब देखिए इसको हम लोग आउटर से इंटरनल के अंदर यानी कि इधर से नंबरिंग करेंगे, आउटर से बाहर से अंदर की ओर नंबरिंग करके जाते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एक्चुअली जो एरिया है ये न्यूरॉन का लीमा है, यानी बाउंड्री है, उसको बोलते हैं न्यूरोलीमा। ये क्या हो गया? न्यूरोलीमा हो गया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अंदर का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। ये वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा, ये जो ब्लैक वाला डॉट डॉट वाला, ये जो ब्लैक वाला ये जो हिस्सा इसको बोलते हैं माइलेन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलेन शीथ। ये न्यूरॉन का बाउंड्री इसीलिए इसको, सॉरी एक्सॉन का बाउंड्री इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सॉन लेमा। क्या बोलते हैं? एक्सॉन लेमा। इसके अंदर जो प्लाज्मा है यानी कि साइटोप्लाज्म है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सॉन प्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सॉन का प्लाज्म, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये एक्सॉन का टर्मिनल है। क्या है? एक्सॉन का टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन टर्मिनल। इतना क्लियर हो गया? ये किसका पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ एक्सॉन। दिस इज होल पार्ट ऑफ एक्सॉन सर। दिस इज होल पार्ट ऑफ एक्सॉन। दिस इज होल पार्ट ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन का अंदर जितना भी पार्ट आता था वो मैंने बताया। और ये पर ये देखिए पूरा देखिए न्यूरॉन का आपको पार्ट दिखेगा, निसल ग्रेन्यूल्स। आपको ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया से याद रखना है। दिस इज देयर इज चांस यू विल गेट दिस, आई थिंक देयर इज चांस यू विल गेट दिस इमेज इन योर क्वेश्चन पेपर टू सॉल्व
और इसमें आपको देखिए नंबरिंग क्या बैठा देगा, आपको बताना है कि कौन सा कहां पर क्या प्रेजेंट है। समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर, किस पर? देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस भी बना सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नर्वस सिस्टम हैज सम टाइप्स, नर्वस सिस्टम हैज सम टाइप। अब देखिए कुछ समझिए, एक होता है रिसेप्टर, एक होता है सीएनएस, एक होता है इफेक्टर। समझ में आएगा आपको बात? रिसेप्टर, इससे पहले यहां समझिए स्टिमुलाई क्या होता है या स्टिमुलस क्या होता है। एनी टाइप ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज, एनी टाइप ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज दैट में रिजल्ट, जिसके कारण से आपका बॉडी पार्ट में या बॉडी के कोई भी ऑर्गन में या बॉडी में कोई तरह का चेंजेस आ रहा है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। इसी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। दैट इज एपिथेलियल सेल दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर जब उसको रिसीव करता है, उस चेंज को, उस चेंज के प्रति वो रिस्पॉन्स देता है। क्या देता है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे देता है? वो वेव, इंपल्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इंपल्स, वेव ऑफ इरिटेबिलिटी, यानी इंपल्स को क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो पढ़ने वाले हैं हम, वो क्रिएट करता है। वो इंपल्स क्या करता है? वो इंपल्स जाता है कहां पर? सीएनएस के पास। ये सीएनएस है ना, ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि डिसाइड करेगा। दिस इज थिंकर, जो थिंकर करता है, जो डिसीजन मेकिंग है पार्ट इस नर्वस सिस्टम का, वो डिसाइड करेगा। और ये डिसीजन लेके, ये जो डिसीजन दे रहा है, वो इफेक्टर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? इफेक्टर के पास। और इफेक्टर उसी के अकॉर्डिंग काम करवाएगा, इफेक्टर उसी के अकॉर्डिंग काम करवाएगा। इतना समझ में आ गया? तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एक होता है रिसेप्टर, रिसेप्टर से सीएनएस तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम होता है, वो रिसेप्टर नर्वस सिस्टम का होता है, या तो इसी को एफरेंट नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को सेंसरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब सीएनएस और इफेक्टर तक का जो जोड़ने का काम, देखिए सीएनएस है, सीएनएस के पास आया, अब सीएनएस को इफेक्टर से जोड़ेगा। इफेक्टर से जोड़ने के लिए, या देखिए यहां से वेव स्टार्ट होता है, इसके पास आया, यहां से यहां जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पर सीएनएस को जोड़ा है ये इफेक्टर वाले से, जो सीएनएस को जोड़ता है ये रिसेप्टर वाले और इफेक्टर से, दोनों को मिला के जो जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव नर्वस सिस्टम, रिले नर्वस सिस्टम या कनेक्टर नर्वस सिस्टम, जो कि कनेक्ट करता है सीएनएस को रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर नर्वस सिस्टम से और इफेक्टर नर्वस सिस्टम से। समझ में आ गया? यहां से जो जाता है, जो सीएनएस से इफेक्टर को कनेक्ट करता है, जो इफेक्टर को कनेक्ट करता है, वो नर्वस सिस्टम को बोलते हैं इफेक्टर नर्वस सिस्टम, एफरेंट नर्वस सिस्टम या मोटर नर्वस सिस्टम। इसको आपको पढ़ के जाना, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, इससे 100% क्वेश्चन आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या है? रिसेप्टर जो रिसीव किया स्टिमुलस को, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने के लिए इंपल्स क्रिएट किया, उस इंपल्स को रिसेप्टर, एफरेंट या सेंसरी नर्वस सिस्टम सीएनएस के पास जाएगा। सीएनएस उसको जो कनेक्ट करता है, सीएनएस के पास जाएगा, सीएनएस डिसीजन मेकिंग करेगा। डिसीजन मेकिंग करने के बाद उस इंपल्स को इफेक्टर नर्वस सिस्टम, या तो एफरेंट नर्वस सिस्टम या तो मोटर, ये तीनों मतलब एक ही होता है, मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू इफेक्टर के पास जाएगा और इफेक्टर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करेगा। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सिलेबस है, ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड कंडक्शन को हटा दिया गया है, आपका सिलेबस से एकदम हटा दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा बढ़िया काम किया है, नहीं तो बहुत हेडेक वाला टॉपिक है वो। अब बात करते हैं साइनेप्स क्या होता है। देखिए साइनेप्स क्या होता है? दिस इज एक्चुअली नोन एज जंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। जंक्शन मींस ए प्लेस वेयर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स ऑक्यूर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन के लिए जो पाथ होता है, ट्रांसमिशन के लिए जो पाथ क्रिएट किया जाता है, यानी एक न्यूरॉन खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ, इस दोनों के बीच में ट्रांसमिशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए एक्चुअली में इसके अंदर जो इंपल्स क्रिएट होते हैं वो दो कारण से होते हैं। या तो देखिए पहले जो होते हैं न्यूरॉन, जो रेस्टिंग पोजीशन में जो न्यूरॉन होता है वो पोलराइज्ड होता है। अगर वो डीपोलराइज्ड हो रहा है, यानी इंपल्स का कंडक्शन शुरू हो गया है। वो पोलराइज्ड है, यानी उसमें कोई तरह का कंडक्शन, ये हाई लेवल की बातें, इसको छोड़ दीजिए आप। अब यहां पर देखिए, इसको बोलते हैं क्या? ये क्या है? एक्सॉन एंडिंग है, एक्सॉन एंडिंग है, एक्सॉन का एंडिंग है। और ये क्या है? डेंड्राइट है, जो कि रिसीव करता है। ये क्या करता है? रिसीव करता है। अब इसके अंदर कुछ प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब दोस केमिकल सब्सटेंस विच इज गोइंग टू हेल्प, जो कि हेल्प करेगा यहां से इंपल्स को उठा के डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में फेंकने के लिए। समझ में आई बात? यानी साइनेप्स भी दो तरह के होते हैं, केमिकल साइनेप्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की नहीं। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है? एक डेंड्राइट और एक एक्सोनल एंड और दूसरे के डेंड्राइट में बीच में स्पेस है। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, दोनों सटा हुआ नहीं है, स्पेस है। यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर जो कंडक्शन होता है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर
का यूज होता है। यहां पर से इसको, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहां प्री से पोस्ट आ रहा है। और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट यानी गैप। यहां से क्या होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहां से यहां कूदकते हैं और इस पे यह रिसीवर प्रेजेंट होता है जो कि इसको रिसीव कर लेता है। दिस मच यू हैव टू नो इन दिस साइनेप्स। इसके बाद डिटेल में जाना नहीं जाना है, यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूज हुआ तब कैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, ऐसा ऐसा समथिंग यू डोंट हैव टू गेट। बस आपको इतना समझ में आना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।